सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एस्पिरेंट आईक्यू। एक और दिन, एक और बैड न्यूज़ चाइना से। चाइना से अच्छी न्यूज़ बहुत कम आती है और हम इंडियंस के लिए तो लगभग बैड न्यूज़ ही आती है। इसीलिए तो कहता हूँ चाइना एक थ्रेट है। अब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीक हो गया है जो कि एक और ख़तरा बनेगा, क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या होने वाला है। कोरोना वायरस भी तो एक समय ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसमिशन नहीं होता था। WHO ने भी यही माना था। आज देखिए पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा है ना। ओरिजिन मानना नहीं, फैला कहाँ से मानना नहीं। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो क्या ये लीक पहली बार हो रहा है? शायद नहीं। अगर हम पीछे जाते हैं तो हम पहुंचते हैं 1986, 26 अप्रैल 1986। वो दिन जिस दिन चेरनोबिल में एक घटना घटती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जो रिएक्टर नंबर 4 था उसमें एक टेस्ट की जा रही थी और वो टेस्ट में पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आई, जिसके चलते पूरा का पूरा रिएक्टर ही ब्लास्ट कर गया। ग्राफाइट्स जो कि कवर करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को वो भी नहीं मिले, वो भी टूट चुके थे। ये इतना घातक न्यूक्लियर रिएक्टर का एक एक्सप्लोज़न था। जेनॉन का लेवल काफ़ी हाई हो चुका था, जो कि आज अगर हम प्रेजेंट में देखें तो जो चाइना में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर भी जेनॉन का ही लेवल इंक्रीज़ हुआ है और उस समय भी यही हुआ था। तो लिंक तो कर सकते हैं कि भाई सिनेरियो सेम है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ क्या बोलती है। चेरनोबिल के बारे में जानते हैं। चेरनोबिल यूक्रेन में है। उस वक्त USSR ही चेरनोबिल या फिर पूरा यूक्रेन USSR के अंडर में आता था। उस समय की बात अलग है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो उस समय टोटली अलग थी। लेकिन उस समय USSR ने एक शहर बसाने को सोचा जिसका नाम था प्रिप्यात। इस शहर को काफ़ी अच्छे ढंग से बसाया गया। न्यू लोकेलिटीज़ होगी, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, लोगों की सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न हो जाता है और आज चेरनोबिल टोटली इनहेबिटेबल है। कोई नहीं रहता वहाँ पर। रेडिएशन लेवल इतनी ज़्यादा हाई है कि वहाँ पर रहना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। ये लुक था, ये फ़ोटो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एक्सप्लोज़न हुआ था वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इसी प्लेस पर एक्सप्लोज़न हुआ था जिसके कारण यहाँ से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गया और वो रेडिएशन जो है इतना तेज़ी से फैला कि वो दूसरे कंट्रीज़ तक पहुँच रहा था। USSR की अथॉरिटीज़ जो है बहुत समय तक तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये इतना डैमेजिंग है। प्रॉब्लम तब बढ़ी जब दूसरी कंट्रीज़ ने अपने देश में रेडिएशंस के लेवल को हाई देखा और जब उन्होंने अपने देश में रेडिएशन के लेवल को हाई देखा तो उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो चेरनोबिल से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हमेशा ऐसे डिजास्टर्स को छुपाने की कोशिश करती है। और छुपाए भी क्यों ना भाई, लोगों की जान से तो मतलब सच में बहुत कम है किसी को भी। आप छुपा दीजिएगा, लोगों की मौत होगी, जो कि आज हम देख ही रहे हैं। खैर, इस एक्सीडेंट का रीज़न क्या था? एक वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम था चेरनोबिल। मेरे भी उसे ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारी खामियां आपको पता चलेगी कि क्या खामियां रहती है। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से अथॉरिटीज़ जो है किसी भी चीज़ को डील करती है। अब जो वर्कर थे जो चेरनोबिल में वर्क कर रहे थे, वो सारे वर्कर जो हैं उन्हें नॉलेज भी ठीक से नहीं थी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। साथ में कम्युनिकेशन गैप, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो पा रहा था और बहुत ही अनस्किल्ड लोगों के द्वारा उस पूरे रिएक्टर को रन कराया जा रहा था। साथ में जो हायर अथॉरिटीज़ भी थे वो भी इसी अनस्किल्ड वर्कर्स लोग के साथ काम कर रहे थे। एक 26 साल का लड़का है, वो भी एक सीनियर इंजीनियर के पोस्ट में वर्क कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, चाहे कहीं भी हो। लेकिन हाँ, चलिए खुशी की बात है कि आज सारे देश आगे बढ़ चुके हैं। आज बहुत सारे टेस्ट और एग्ज़ाम्स पास करके इंसान इन सब पोजीशन से पहुंचता है। 1986 में ऐसा था नहीं। यूक्रेन पूरा USSR के हाथ में था। अब हम बात आगे करते हैं
ये है आयरन डोम। ये एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया उस एरिया को ढकने के लिए जहाँ पर से रिएक्शन और रेडिएशन निकल रही थी। यहाँ पर एक एलिफेंट्स फुट है। ये एलिफेंट्स फुट जो है वो कहा जाता है कि पूरे दुनिया में इससे ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ दूसरा कोई नहीं है। गूगल पर सर्च ज़रूर कीजिएगा एलिफेंट्स फुट के बारे में जानने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। न्यू आइडियाज़ आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ से। खैर, एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर रॉड्स होते हैं जिसमें कि यूरेनियम के छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर्स को डाला जाता है और बाद में यही काम करते हैं टरबाइन को या उसको हीट करने के लिए। नीचे कूलेंट भी होता है जो वाटर रहती है, वाटर उसे कूल करती है और साथ में एट फाइनली इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी चारों ओर पहुंचती है। तो ये सिंपल सा ओवरव्यू है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर और वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर रन करती है। लेकिन मोटा मोटा यही है जो मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं चाइना पे कि आखिर हुआ क्या। चाइना का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें ज़ेनन का लेवल इंक्रीज़ होते हुए दिखा। चाइना ने नहीं बताया, लेकिन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्रांस की भी 30% स्टेक होल्डिंग थी। अब फ्रांस ने एक डिटेल स्क्रिप्ट अमेरिका को सौंपी। अमेरिका से ये लीक हो गई क्योंकि अमेरिका से आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स लीक हो रही है। पता नहीं अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एक और रिपोर्ट अमेरिका से लीक हो जाती है। अब ये रिपोर्ट जब लीक हुई उसके बाद लोगों तक पहुंची, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। आप CNN का आर्टिकल देख सकते हैं। CNN वगैरह सब इसमें लग गए पता करने में कि आखिर हुआ क्या। तो समझ में आया कि हाँ, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में थोड़ा सा लीक तो हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पावर प्लांट की पोजीशन क्या है। अगर आप इस पावर प्लांट की पोजीशन को देखेंगे तो ये ग्वांगडोंग प्रोविंस में लोकेटेड है। ग्वांगडोंग प्रोविंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है चाइना के लिए, क्योंकि इस प्रोविंस में आपको दो इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब दिखते हैं, जिसका पहला नाम है शेंजन और दूसरा है ग्वांगझोउ। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। ये जो टाइशान जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट में लीकेज होता है और इस पावर प्लांट से अगर आप ढंग से देखें तो हांगकांग कितना नज़दीक है। अगर आप मैप में देखेंगे ना तो ये अप्रॉक्स 160 किलोमीटर ऑनली है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस पावर प्लांट में लीकेज होती है और वो अगर रेडिएशन चारों ओर फैलता है तो ये कितना बड़ा ह्यूमन डिजास्टर फिर से कर सकती है हांगकांग के लिए। और 160 किलोमीटर किसी भी रेडिएशन के लिए मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट कैन ईजिली ट्रेवल विद इन डेज और ये बहुत सारे लोगों के मौत का कारण बन जाएगी। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें चाइना का मोड क्या था। हमेशा की तरह चाइना का एक ही मोड रहता है, डिनायल मोड। पहले तो चाइना ने इसे डिनाई कर दिया। एट फर्स्ट दे डिनाइड कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स कॉमन। लेकिन जब अलग अलग गवर्नमेंट या अलग अलग कंट्रीज़ की प्रेशर पड़ी तो चाइना की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम वॉज कॉमन विथ नो नीड फॉर कंसर्न। यह है चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, कंसर्न की कोई बात नहीं है। एक अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी कि इवन दो चाइना जो है ना, रेडिएशन की प्रेस्क्राइब लिमिट्स को भी इंक्रीज़ करना चाहता है और हमेशा उन्होंने कोशिश भी किया है कि जो रेडिएशन की प्रेस्क्राइब लिमिट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रेडिएशन की प्रेस्क्राइब लिमिट्स को भी इंक्रीज कर दिया जाएगा तो ये कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा। क्योंकि रेडिएशन क्या कर सकता है, इसे हमने पहले 1986 में चेरनोबिल में भी देख लिया है। जब उस समय भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसे डिनाई कर रही थी, बहुत समय तक इसे मान नहीं रही थी, लेकिन जब माना गया तो आज देखिए प्रिप्यात में कोई लोग रहते भी नहीं हैं। खैर, चाइना की तो हमेशा की पॉलिसी है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ चाइना इज़ अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। चाइना कैन डैमेज द होल वर्ल्ड and we have seen in WHO what WHO said, that COVID is not transferable. There is no any relation of human to human transfer of COVID. बट देखिए, और आज भी अगर डिनाई होती है और ये अगर प्रॉब्लम इंक्रीज़ करती है तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ से अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो इट विल ऑल्सो लीड टू वास्ट डेथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। गवर्नमेंट की क्या सोच रहती है, लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है, वो उनके हाथ में है। बी सेफ, बी हैप्पी एंड येस, ऑलवेज वेयर मास्क। कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।